अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी 8, मुस्लिम लीग नून 4 और 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने नशस्तें हासिल की हैं। यूँ तो गिलगित की सियासी तारीख यही रही है कि जिस जमात का वज़ीर आज़म वफाक में हो, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में उसी जमात को कामयाबी देती है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई हुकूमतों के दौरान यही रिवायत रही है। अब पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी तो है मगर वफाकी हुकूमत में नहीं। यूँ इन इंतखाबात ने इस पुरानी रिवायत को भी बदला है। अब पीपल्स पार्टी सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत में आती दिखाई दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का पाकिस्तान की सियासत या हुकूमत पर ज़्यादा असर नहीं होता, मगर अब की बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इत्तेहादी होने के बावजूद जीबी में खुलकर एक दूसरे पर तनकीद की। नून लीग के लीडर्स गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कराची और लाहौर की मिसालें देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नेंस का मजाक उड़ाते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी अखलाकियात के दायरे में नवाज शरीफ के दौराए जीबी पर हल्के फुल्के तबसरे करते रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ को भी मैदान में उतारा मगर कोई बड़ा सियासी फायदा नहीं हासिल कर सकी। जीबी इंतखाबात को इस मरतबा विफाकी सियासत के साथ इसलिए जोड़कर देखा जा रहा था क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के मौके पर बहुत से माशी, सियासी और आइनी मामलात पर इख्तलाफात की खबरें ज़बान आम हैं। बिलावल भुट्टो ने भी इन मामलात को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया। यही वजह है इस बार गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद और सियासी रिश्ते भी कहीं ना कहीं स्टेक पर लगे हुए थे। अब गिलगित बल्तिस्तान के नताइज बहुत से सवालात को भी जन्म दे रहे हैं। क्या सियासी रवायात के बरक्स इंतखाबी नताइज मुस्लिम लीग के लिए कोई सियासी पैगाम लिए हुए हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशी और आइनी मामलात पर जिस तरह की पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रही थी, इन इंतखाबी नताइज के बाद अब ऐसा नहीं करेगी? सदारती ओहदा, सेनेट चेयरमैनशिप, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप, ये तमाम ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होने का क्या ये मतलब लिया जा सकता है कि मौजूदा निज़ाम के लिए 2029 तक रावी चैन ही चैन लिखता है? अगर ऐसा ही है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम के बुनियादी निकात पर भी कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा? और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ हुआ भी तो क्या इस सिस्टम को चैलेंज करने का सियासी रिस्क लेगी इतने ज़्यादा स्टेक्स हों? सादा अल्फाज में पूछें तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात क्या पाकिस्तान की सियासत पर भी असरअंदाज होने जा रहे हैं या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत, नून लीग पीछे, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर और अब गिलगित बल्तिस्तान। नून लीग के लिए सियासी पैगाम या निज़ाम के तसलसल के लिए सियासी तवाज़ुन की ज़रूरत? शहजाद चौधरी साहब, इंतखाबात और इसके नताइज हमारे यहाँ एक ऐसा मामला है जिस पर ना किसी की तसल्ली होती है ना यकीन आता है। 24 घंटे करीबन हो गए हैं, अभी तक 24 हलकों के मुकम्मल नताइज उस तरीके से सामने तो नहीं आ सके। एतराज़ात भी मौजूद हैं और सवालात भी उठ रहे हैं, मगर ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का सियासी रिश्ता है इस वक्त, ये नताइज क्या पैगाम दे रहे हैं? नून लीग के लिए कोई सियासी या किसी हमें एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है या बैलेंस की ज़रूरत है, इसलिए ये नताइज इस किस्म के हैं? आयशा, आपकी इजाज़त के साथ पैगाम और तवाज़ुन, इन दोनों चीज़ों को छोड़ते हुए, क्योंकि मेरे ख्याल में फ़िलहाल इन दोनों चीज़ों को कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, ज़रूरी जो चीज़ है जिस पे हमें गौर करना चाहिए वो जीबी गिलगित बल्तिस्तान वो पैगाम दे रहा है पूरे पाकिस्तान को कि मुझे अब एक इजाफी इलाका, इजाफी एक रीजन समझना बंद कर दो। अब मेरी अपनी हैसियत को मुसलमा है उसको कबूल कर लो और मुझे वो हैसियत दो जो कि तुमने बाकी पाकिस्तान को हैसियत दी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के ये जो इलेक्शंस थे इसके अंदर इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस पर भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PMLN है या PTI क्यों नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जीबी का अपना जो एक आपको रवैया नजर आया, लोगों का जो रवैया नजर आया, बेशक वो घोड़े थे, कहीं बैठे, कहीं पे कौन से घोड़े पे बैठे, वो सवार थे या घोड़े थे, बाहर कहने का मतलब ये है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। जो लोगों की एंगेजमेंट थी, लोगों की एंगेजमेंट, और हम अभी की बात ना करें सिलेक्शन की, इससे 3-4 माह पहले चले जाएं, 5-6 महीने पीछे चले जाएं, वो जो एक रवैया था वो आपका पैगाम दे रहा है कि अब हम इस तरह की एक अजाफी हैसियत के अंदर जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं। यही पैगाम इंसिडेंटली आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर भी दे रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है
کہ ریاست کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ان دونوں ریجنز کو, ان دونوں علاقوں کو ہمیں ریگولرائز کر کے صوبوں کا درجہ دے کے پاکستان کے ساتھ ملانا چاہیے, اور اس کے بارے میں بعد میں بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, کشمیر کو کیا ہوگا, یہ وہ وغیرہ. اب میرا خیال ہے ان کے اوپر کافی اب تھوڑا سا اپنا دماغ کھولنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں بہت سا آگے جا چکی ہیں, پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے, 2019 گزر گیا پیچھے, سب کچھ ہو چکا. اب ہمیں بھی تھوڑی اپنے ہوش کرنے چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے علاقوں کو, ان علاقوں کو جو ہمارے ساتھ ملکہ ہیں, ہم کیوں ایک سینسیٹیو سچویشن میں رکھنا چاہتے ہیں, ہم کیوں وہاں پہ ہر کچھ ماہ کے بعد ایک ایسی ہلچل دیکھنا چاہتے ہیں جس سے کہ پاکستان اور پورا ہل کے رہ جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات, جو پی ٹی آئی نے پچھلی مرتبہ 20 یا کتنی سیٹیں لی تھی 24 میں سے, یا جو 16 یا آئی تھنک ان کی سیٹیں تھی یا کتنی تھی, وہ کہاں گئے وہ لوگ جو تھے, وہ کیا انہوں نے اپنے اور گھوڑوں پہ سوار ہو گئے یا سوار بدلے, یا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ اب اتنے پاپولر نہیں رہے, وہ فیل ہو گئے اپنے کام کے اندر, وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکے, یا ان کے اوپر کوئی اور الزام ہے جس کی وجہ سے وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. تو مجھے اس سے تعلق نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے یا پی ایم ایل این کرتی ہے, مجھے اس سے تعلق ضرور ہے کہ کیا الیکشن کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر سوالات تو نہیں اٹھائے جائیں گے. اینڈ اتنے سینسٹیو علاقوں کے لیے اچھے الیکشنز ہونا, ساکھ والے الیکشن ہونا بے انتہا لازم ملزوم ہے اس کے لیے. اور اگر اس کے اندر بھی سوالات اٹھتے ہیں, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کی ریٹرنز ابھی تک نہیں آئیں اور پتہ نہیں اتنے ہلکے اور ہیں جن کا کام نہیں ہوا, تو اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو پھر سوالات کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے میرے پاکستان کا مسئلہ ہے, جی بی کا نہیں ہے. جی بی نے ایک پیغام دیا ہے جو پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کی میں نے 2-3 چیزیں آپ سے عرض کی ہیں. شہزاد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ جی بی سے جس پیغام کی بات کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے سیاسی پیغام ہی ہے. اگر الیکشن ہوا ہے, جو بھی پیغام آ رہا ہے, کیا پاکستان کی سیاست پر اس پیغام کا اثر آئے گا؟ کوئی پاکستان کے پولیٹیکل اسٹرکچر جو آپ کا سوال ہے اس پہ کوئی اثر نہیں آئے گا. جو آپ کا سوال ہے میں اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں, کوئی اثر نہیں آئے گا. جیسا ہے ویسا ہی چلے گا. سب لوگ بہت سیانے ہیں, سمجھدار ہیں, اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ترا نہیں کسی کے لگ جائے گا, یا اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. میرا خیال ہے جس جگہ پہ ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے اپنا کام کریں گے. مجھے بتائیے پی ایم ایل این کی کون سی ایسی چیز ہے جو نظام کے لیے خطرے کا باعث ہے؟ ہرگز کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میرے حال میں اس کو ہلچل مچانا اور پورے وفاق کو ہلا دینا یا پورے نظام کو ہلا دینا تو کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. پی زیادہ تھوڑی کانفیڈنٹ ہو جائے گی, زیادہ اپنا کرے گی. آپ نے 28ویں ترمیم کا ذکر کیا, میرا حال 28ویں ترمیم کے اندر اب وہ بیٹھیں گے, بات کریں گے. جیسے بجٹ کے اندر ان کی انپٹ اس دفعہ معصومی جا رہی ہیں, 2 ارب زیادہ بڑھایا جائے گا پی ایس ڈی پی کے اندر. اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اسی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی سیٹسفائی ہو جاتی ہے. ورنہ میجورٹی جو زیادہ بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر جیسا ہے ویسے ہی رہے گا. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, گلگت بلتستان کے الیکشن ایک نئی تاریخ بھی رقم کی. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ان علاقوں میں انتخابات میں جو وفاق میں اسلام آباد میں حکومت ہو اسی سیاسی جماعت کو ایج رہتا ہے, مگر اس بار وزیر اعظم پاکستان کی جماعت ہار گئی ہے. اتحادی پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے جو حکومت کا بھی حصہ نہیں ہے. کیا کوئی سیاسی پیغام پوشیدہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے اس میں؟ یار کو خدا کا خوف کریں. یہ شہزاد بھائی نے بڑی خوبصورتی سے ساری بات بیان کر دیتی ہے. میں اپنے طریقے نہ وہی بات کروں گا. آپ کے 2-4 لفظ جو ہیں بڑے مضحکہ خیز ہیں. سسٹم, سیاسی توازن, سیاسی پیغام. کون سا سسٹم؟ 78 سال میں آپ کا جو باٹم لائن ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جی باٹم لائن ہے, گرینڈ ٹوٹل بتاؤ کیڑا سسٹم؟ کہیں بھی کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا, کیسا سیاسی توازن اور کون سی سیاست؟ یہاں تو سیاست ہے ہی نہیں. ہم ٹپیکل لفظ رگیتے جاتے ہیں. اور کہاں کے الیکشن؟ ایک الیکشن ہوا اس ملک کی تاریخ میں, 1 یا 2, ایک کے نتیجے میں بنگلہ دیش. یہ آپ کی اصلی تاریخ ہے. باقی منافقت کرنی ہے, مجبوریاں ہیں, وہ آپ کرتے رہو. رہ گئی پیپلز پارٹی تو وہ پیپل کے بغیر ہے, اور نون لیگ حالت ندامت میں کرال کر رہی ہے. وہ 1.5-2 سال پہلے میرا تکیہ کلام تھا کہ جون جولائی کا مہینہ ہے, نون لیگ برف کے بلاک کی طرح سڑک پہ بلکہ ریت پہ پڑی ہے اور پگھل رہی ہے, اور یہ پگھل چکی ہے. بوتھ دا پارٹیز, دیز پارٹیز, یہ بیسیکلی کرال کر رہی ہیں اور پگھل رہی ہیں. ٹھیک ہو, ان کی کوئی حیثیت نہیں.
درست ہو گیا زیغم صاحب، مگر اس وقت ملک میں جو بھی سسٹم، جو گورنمنٹ، جو حکومت، جو ہائیبرڈ نظام کہیں، جو بھی چیز چل رہی ہے وہ انہی دو جماعتوں کے سہارے، انہی دو جماعتوں کے ساتھ، انہی دو جماعتوں کی بنیاد پر چل رہی ہے، اور ان دونوں کا ساتھ چلنا ہی وہ بیلنس ہے جو شاید نظام کو درکار ہو کہ نظام چلے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں جو نتائج سامنے آئے ہیں، کیا حکومت کی اہم ترین اتحادی اب سسٹم کی میعاد تک سیاسی توازن سے مطمئن رہے گی، جس پر بار بار ان کا اطمینان ختم ہوتا ہے، وہ باتیں ختم ہوں گی؟ دیکھیے، دو مختلف جماعتیں ہیں، ان کی سیاسی ضرورت ہے، ان کا سیاسی فائدہ ہے کہ یہ ساتھ چلیں، اور فی الحال ہمیں کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ ایک دوسرے سے الگ ہوں، اور ان کا آپس میں وہاں پہ مقابلہ فارا ہونا، یہ بھی ان دونوں کی ضرورت تھی، اور اس میں دونوں کا فائدہ تھا۔ اب جہاں تک پیپلز پارٹی کی سیاست ہے، وہ سیاست زرداری صاحب کی جوڑ توڑ کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی تھی، اور زرداری صاحب کو اس میں پی ایچ ڈیز مل چکی تھی، لیکن بلاول بھٹو نے ابا جی کی بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور ناجائز فائدے کو اٹھاتے ہوئے پیپلز پارٹی کو واپس پاپولر پالیٹکس میں لے کر آئے ہیں۔ کم از کم گلگت بلتستان کی حد تک وہ پیپلز پارٹی کو عوامی سیاست میں واپس لائے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حالیہ تاریخ کا یہ ایک بڑا موقع ہے۔ دیکھیں، جہاں تک کشمیر اور بلوچستان کی حکومتوں کا تعلق ہے، وہ جوڑ توڑ کی حکومتیں ہیں، وہ الیکٹیبلز کی حکومتیں ہیں، وہ ریت کے قلعے ہیں، لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں پر بلاول بھٹو نے ایک بہت زبردست کیمپین چلائی ہے، اور اس کیمپین کا اثر پڑا ہے اس کامیابی پر، جو کامیابی پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہے۔ یہاں پہ جو دنگل تھا، وہ دو نیریٹیوز کا دنگل تھا۔ ایک نیریٹیو حقوق کا، جس کو پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی، بلاول بھٹو لیڈ کر رہے تھے، وہ جس کی طرف شہزاد چودھری صاحب نے اشارہ کیا، اور دوسری طرف نیریٹیو تھا ترقی کا، سڑکوں کا، ڈیمز کا، جس کو مسلم لیگ نواز لے کر چل رہی تھی۔ جو ترقی کا نیریٹیو ہے، ایک تو ویسے ہی پاکستان میں بڑا کمزور ہوتا ہے، ہماری ترقی ہوتی بڑی جیلی ہے، اور وہ پہنچتی بہت محدود لوگوں تک ہے، ملائی صرف چند کھانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ان دو نیریٹیوز کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں تکڑا حقوق کا نیریٹیو ہوتا ہے، لیکن یہاں حقوق کا نیریٹیو اس لیے بھی اہم تھا کہ لوگ بالکل پیغام دینا چاہتے تھے، لوگ ناراض ہیں، ایک نئی نسل آ چکی ہے، آپ نے ان علاقوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کو پتہ یہ وہ علاقہ ہے جس نے خود بندوقیں اٹھائیں، پاکستان کی جو فوج ہے اس سے یہ بہت دور تھا، خچروں پہ چڑھ کے مہینے میں جانا پڑتا تھا۔ ان لوگوں نے خود بندوقیں اٹھائیں، خود ڈوگروں کو نکالا، خود اس علاقے کو آزاد کیا، پھر کراچی میں آ کے انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں ساتھ میں شامل کر لو، اور ساتھ میں کیا شامل کیا کہ ان کو ایف سی آر مسلط کر کے ایک تحصیلدار کو پورے علاقے کا سربراہ بنا دیا۔ 1947 سے 1974 تک وہ علاقہ جو خود لڑ کے آزاد ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ شامل ہوا ہے، وہاں ایف سی آر مسلط رہی۔ اس کے بعد صورتحال بدلی، اور جو صورتحال بدلی اس میں سب سے بڑا رول پیپلز پارٹی کا ہے۔ اس لیے جب پیپلز پارٹی نے حقوق کی بات کی تو لوگوں نے اعتبار کیا۔ جب بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ میں تمہیں آئینی حقوق دلواؤں گا تو لوگوں نے اعتبار کیا۔ جب اس نے کہا کہ 18ویں ترمیم تم لوگوں تک بھی پہنچے گی، جب اس نے کہا تمہیں ملکیتی حقوق ملیں گے، یہ جو ڈوگرا زمینیں کہلاتی ہیں یہ تمہاری زمینیں ہیں، تمہیں پاکستان کا حصہ بنایا جائے گا، تو ان سب باتوں پہ کیوں اعتبار کیا؟ اس لیے اعتبار کیا کہ پیپلز پارٹی کی اس علاقے کے ساتھ ایک ہسٹری ہے۔ ہسٹری یہ ہے کہ 1974 میں جو میں عرض کر رہا ہوں، جو وہ شاہی چل رہی تھی، وہ جو جاگیرداری نظام وہاں مسلط تھا، راجگاری نظام مسلط تھا، وہاں پہ ایف سی آر تھا، بھٹو نے اس کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد کوئی تبدیلی آئی تو وہ بے نظیر نے کی کہ اس علاقے میں پہلی دفعہ یہاں کی علاقائی حکومتیں بنائیں۔ پھر اس کے بعد موجودہ صوبائی سٹیٹس بنا تو وہ بھی 2009 میں پیپلز پارٹی نے آ کے بنایا۔ اس لیے حقوق کی سٹرگل کو پیپلز پارٹی نے اس علاقے میں ہمیشہ لیڈ کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے بہت سمارٹلی حقوق کے نام پہ یہاں پہ ایک تحریک چلائی، اور لوگوں نے ووٹ دیا، اور لوگوں نے آواز اٹھائی، اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں بہت بڑی مصیبت ہے نا ہماری پالیسی کی، کہ تاریخ میں یہ پھنس کر رہ جاتی ہے، حالات کے ساتھ چلتی نہیں ہے، واقعات کے ساتھ چلتی نہیں ہے۔ ابھی تک 1947 کا جو ہمارا مقدمہ ہے کشمیر کا، اس پر ہم آج کی گورننس چلا رہے ہیں۔
ज़ैकब साहब, इसे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल गेन कह रहे हैं, क्या इसका असर कोई इस्लामाबाद तक आएगा? आप समझते हैं कोई नताइज हो सकते हैं या नहीं? देखिए, इस्लामाबाद के लिए ये एक पैगाम है। मेरा ख्याल अब इस्लामाबाद में जीबी को एक वकील मिल गया है। ठीक हो गया। यानी जीबी अब पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों पर लेकर आएगी ना, और पीपल्स पार्टी को इसी तरह कश्मीर की भी वकालत करनी चाहिए। दुरुस्त हो गया। इनकी जो इंटीग्रेशन का अगला मरहला है उसको लेकर चलना चाहिए, दुरुस्त हो और गया। मुस्लिम लीग को सोचना चाहिए कि उसको इतने सेटबैक्स क्यों मिल रहे हैं, ठीक, वो क्यों अवाम की ठीक नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे। मगर ये जो सेटबैक्स मिल रहे हैं, इस पर भी शहबाज शरीफ साहब क्या मुतमईन दिखाई देते हैं? रज़ा रूमी साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी है। ये पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जिनकी जमात नाकाम रही है। नवाज शरीफ भी एक दिन के लिए वहाँ गए, उसके भी कोई ख़ास नताइज नहीं आए। क्या वज़ीर आज़म हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं कि उनको इन्हीं हालात में एक बैलेंस दिखता है? जी देखिए, वज़ीर आज़म हमारे जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल तो हैं। आप तो जानती हैं आयशा कि उनसे ज़्यादा अमलियत पसंद और मसलहत पसंद कम ही वज़ीर आज़म रहे हैं, और इसी वजह से वो उनका टेन्योर ठीक जा रहा है, क्योंकि यही एक ज़मानत होती है अमलियत पसंदी पाकिस्तान के हाइब्रिड निज़ाम में सर्वाइव करने के लिए, और वो सलाहियतें उनमें बदरजा उत्तम मौजूद हैं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है, जो आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की बात की है, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी पुरानी जड़ें हैं वहाँ पर, भुट्टो साहब के ज़माने से, और फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, और फिर ये जो पिछली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो आई थी 2008 में इलेक्ट होकर, उन्होंने जो मौजूदा इसका स्ट्रक्चर है गिलगित बल्तिस्तान का, जो सूबा मुकम्मल तो नहीं आइन के तहत, लेकिन सूबे की तरह का ढांचा जो है उसको मुतारिफ करवाया कानून साजी करके, तो वहाँ के लोग इस बात को जानते हैं, और यकीनन वो एक फैक्टर है जो कि प्ले कर रहा है। मगर ये भी याद रखने वाली बात है आयशा के, जो आपने अपने सवाल में जिस तरफ इशारा किया है, वो भी पाकिस्तान की एक हकीकत है और रही है कि इस वक्त जो दोनों बड़ी कुव्वतें हैं कोलिशन के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, उनमें ठनी हुई है, और उनकी दीगर मुक्तदरा जो है उनके साथ भी ठनी हुई है कुछ मामलात के बारे में, जहां पर कॉम्प्रोमाइज करना है। अब उसी चक्कर में सरदारी साहब माहिर हैं इस नेगोशिएशन के। रूमी साहब, क्या कह सकते हैं नताइज की खुशी में कुछ कॉम्प्रोमाइजेज आसान हो जाएंगे? जी बिल्कुल, इन नताइज की रोशनी में गालिबन यही, देखिए हम तो कोई मुसद्दिका इतलात तो है नहीं, लेकिन आप तज्जियाती बुनियाद पर ही कह सकते हैं और तारीख की बुनियाद पर ही कह सकते हैं कि जरदारी साहब ने कोई इसी तरह की एक समझौता जो है वो करेंगे, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद इस सिस्टम में जो है हिस्सा मिले इख्तिदार में, और जो मुतालिबात हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के किसी तरह वो भी पूरे हो जाए। तो ये आयशा अभी जल्द ही पता लग जाएगा। अभी बजट भी आ रहा है 10 को, जैसे आप केल में है, और उसमें भी पता लग जाएगा कि जो इजाफी वो भी कंफर्म नहीं हो पा रहा ना रजा साहब। यहाँ तो बजट की तारीख नहीं वफाकी हुकूमत दे पा रही है, तजावीज पे तजावीज हैं, 6, 5, 8, 10, 12 यही चल रहा है। जी वो इसी वजह से कि आपके पसंदीदा पार्टी जो है वो अभी मान नहीं रही, जो ही वो मान जाएंगे मामलात, तो उसी वक्त डेट अनाउंस हो जाएगी। ठीक हो गया। मगर आप ये बता रहे हैं कि कुछ लो दो, यानी कि पुरानी तनख्वाह के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट कर लिया जाएगा, बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वो आगे बढ़ाने में भी अभी कुछ सफ़र तय करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। IMF का मुतालबा है कि सूबे भी टैक्स कलेक्ट करें और उस टैक्स में इजाफा किया जाए। सूबों तक बात चली गई है विफाक से, और सूबों के लिए मानना कितना आसान या करके देना कितना आसान है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में पहली बार IMF वफाकी हुकूमत के साथ सूबों को भी बराह रास्त ज़्यादा टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी का मुतालबा कर रहा है। IMF का मुतालबा है कि चारों सूबे आइंदा माली साल में कम अज़ कम 430 अरब रुपए इजाफी महसूलात इकट्ठे करें, जबकि सूबाई आमदन को मौजूदा 1 खरब 26 अरब 64 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 खरब 95 अरब रुपए तक ले जाया जाए। ये मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब सूबों की माली सूरत हाल यकसा नहीं। पंजाब और सिंध निस्बतन ज़्यादा महसूलात
मुश्किलात पैदा करते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सिक्योरिटी, इंतजामी कमजोरियों और महदूद मुआशी सरगर्मियों जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। ताहम IMF की नज़र में खुसूसन सिंध में प्रॉपर्टी टैक्स और पंजाब में ज़रई आमदनी टैक्स की वसूली अपनी हकीकी सलाहियत से भी बहुत कम है। इसी नुक्ते पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफात की इत्तलात भी हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत टैक्स नेट को वसी करने के बजाय पहले से ही टैक्स अदा करने वाले तबकात पर मज़ीद बोझ डालना चाहती है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक महंगाई से मुतासरा अवाम पर नए टैक्सों का दबाव माशी मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि सूबों ने माली साल की पहली 3 सहमाइयों में विफाक को 1 अरब 63 अरब 60 करोड़ रुपए का नक़द सरप्लस फराहम किया है, जो मुक़र्ररा हदफ से ज़्यादा था। पंजाब ने 82 अरब 40 करोड़ और सिंध ने 44 अरब 10 करोड़ रुपए का सरप्लस विफाक को दिया है। मगर ये कामयाबी बड़ी हद तक तरक्याती अखराजात को कम करने के बायस हुई है। इसके बावजूद असल सवाल यह है कि जब वफाकी हुकूमत खुद मतलूबा टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही और इस नाकाम है, तो क्या सूबे मजीद टैक्स यानी 430 अरब रुपए इकट्ठा कर पाएंगे? अगर टैक्स नेट में तोसी नहीं होती और बोझ इन्हीं महदूद तबकात पर डाला गया तो यह हदफ महज एक मालियाती ख्वाहिश ही साबित हो सकता है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, IMF पहली बार सूबों को भी बराह रास्त टैक्स मिशन पर लगाने का मुतालिबा, जहां विफाक ही हर साल मतलूबा टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाता, वहां सूबाई हुकूमतें ये मुश्किल तरीन माशी चैलेंज कैसे पूरा कर सकती हैं? ज़ैगम साहब। आयशा, वो किसी ने चील से पूछा कि तुम भी शाहीन जैसी दिखती हो तो शिकार क्यों नहीं करती? तो उसने कहा कि मैं जब जाती हूँ शिकार के पास तो मेरा हासा निकल जाता है। सूबों की जिम्मेदारी है टैक्स जमा करना। बहुत से टैक्स हैं जो उनके ज़िम्मे हैं, लेकिन सूबों का हासा निकल जाता है, इसलिए कि उनकी जेब में वैसे ही पैसा बहुत है। वो चील ने वैसे ही इतना खा लिया होता है कि वो शिकार क्या करे, तो इनको वैसे ही खाने को इतना मिल जाता है कि इनको शिकार की ज़रूरत पेश नहीं आती। जहाँ से सूबों ने टैक्स जमा करना है वहाँ विफाक टैक्स जमा नहीं कर रहा। जो टैक्स सूबों के ज़िम्मे है वो उसको जमा नहीं करना चाहिए। विफाक ने तो उल्टा लटकाया हुआ इंडस्ट्रीज़ को, प्रोडक्टिव सेक्टर को 60% टैक्स ले रहे हैं, तनख्वाहदारों को 40% टैक्स ले रहे हैं, हर गरीब आदमी से उसकी एक एक चाय की पुड़िया पे टैक्स ले रहे हैं। सूबों के ज़िम्मे है कि वो ज़राअत से टैक्स लें, जो पाकिस्तान की मईशत का चौथाई है, क्या वो ले रहे हैं, जिसमें आड़ती भी शामिल है, ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ भी शामिल है। लेकिन 24%, मैंने कहा 1/4 वो सनत का है, आपकी इकानमी का है, और टैक्स 1% से भी उनसे कम ले रहे हैं। इस तरह GST ऑन सर्विसेज बहुत बड़ा एरिया है। आप जो कुछ खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, सर्विसेज पे टैक्स लेना उनका काम है, वो नहीं ले रहे। इस तरह लोकल टैक्सेस लेना उनका काम है। देखिए, भारत में जो है वो उनकी रियासतें GDP का 7% टैक्स जमा करती हैं, 7%। पाकिस्तान में 1.5% जमा करते हैं। साहब, क्या हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है? भारत से बात कोई ज़राअत का ही लें, पंजाब में लगाया जाए तो ज़रे अजनास की कीमतें क्या फिर एक जैसी रह पाएंगी सूबों में? फिर वो जो हमारी क्रॉस बॉर्डर मामला शुरू हो जाते हैं ज़रे अजनास को लेकर मामला, मतलब हम कोई बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे इस चीज़ को भी लेकर? ये और मामला बढ़ेगा, ख़राब होगा, कंट्रोल होगा। आयशा, बहुत आसान सा असूल है टैक्स का कि जिस पर टैक्स बनता है टैक्स आमदनी के हिसाब से बनता है। टोटली एग्रीड। उसमें हलाल और हराम सेक्टर नहीं होता। अगर ज़राअत वाले ने 1 लाख रुपया कमाया है महीने का, तो उसने जो टैक्स देना है वही तनख्वाहदार ने देना है, वही कारोबारी ने देना है। ये इनकम पे टैक्स है, आप इस पे फर्क नहीं कर सकते। जो कि जैसी भी जिसकी आमदनी है, और ज़राअत में किसान जो नहीं भर सकता उससे तो नहीं लिया जाएगा, बड़े जिम्मेदार से लिया जाएगा ना। और उसके अलावा आड़ती जो एक दिन में किसान जितना अपना पूरी 6 महीने फसल उगा के कमाता है, आड़ती उतना उसकी फसल से एक दिन में उतना कमा लेता है। ठीक हो गया। आप मुझे बताइए कौन सी मंडी है जहां जिम्मेदारी सूबे की आपके बकौल उसे कलेक्ट करना और देना है। सूबों को जिम्मेदारी, सूबे जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, सारा बोझ विफाक पे डालेंगे, ये मुल्क नहीं चलेगा। दुरुस्त हो गया। फंस के रह गए हम वाकई फंस के रह गए हैं। मगर शहजाद चौधरी साहब, अगर रियासत के विफाक का टैक्स निजाम ही नाकिस हो, वो ही रिफॉर्म ना हो पा रहा, सूबों से टैक्स की तवक्को रखना, IMF पाकिस्तान के इतने अहम माशी मसले को नजरअंदाज कर रहा है, या वाकई इस तरीके से वो टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे? आयशा, मैं तो ये देखता हूँ कि FBR का जो निज़ाम है जैसा भी है उसको छोड़ दें कि वो इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट है, कितना टैक्स जमा करता है या नहीं करता, लेकिन एक पूरे का पूरा उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका हुजूम देखें उस ऑर्गेनाइजेशन का। वो कहाँ से एक FBR चेयरमैन है, उसके बाद फिर नीचे, फिर वो कहाँ तक ITOs तक जाता है,
बीच बीच में कलेक्टर्स आते हैं, डिप्टी कलेक्टर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हर जगह पे बैठे हुए हैं लोग, वहाँ पे रेवेन्यू भी है, वहाँ पे टैक्स भी है, वो जमा करके पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका टैक्स का निज़ाम जो है इस तरीके से चल रहा है। सूबों के पास कौन सा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो इसकी बुनियाद पे टैक्स जमा कर सकते हैं? सूबे के पास क्या है? वो चुंगी जमा कर लेता है, वो एक्साइज वाले जो काम है वो थोड़े बहुत कर लेते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले। तो ये जो सिनेमा जो होते हैं उनके ऊपर, टिकटों के ऊपर कुछ लगा दिया, छोटा मोटा सेस लगा दिया, तो इस किस्म की चीजें जमा करते हैं। उनको तो आदत ही नहीं है, ना उनका निजाम है, ना उनके पास कैपेबिलिटी है, ना उनके पास सिस्टम है। तो आईएमएफ के कहने से हमारे हरकत और हमारी आदतें नहीं बदलेंगी। बदकिस्मती ये है कि या तो हम अगर करना चाहते हैं तो उस निजाम को करना क्यों चाहिए? करना इसलिए चाहिए कि अगर आपको बीएसपी के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं उठानी, अगर आपको एनएफसी का हिस्सा नहीं देना वफाक को, जो कि जैसे कि कर्ज वाला जो हिस्सा है जिसके ऊपर के प्रिंसिपल के अलावा जो जाता है वो आपने नहीं उसको हिस्सा डालना, डिफेंस में आपने हिस्सा नहीं डालना, तो फिर आपको कोई ना कोई तो अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। तो सूबों की जिम्मेदारी तो है अपने निजाम को, लेकिन जैसा जैगम साहब कह रहे थे कि उनकी जेबें इतनी भरी हुई हैं, उनको परवाह ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पीएसडीपी इतना कुशन डालते हैं वफाक में भी और सूबों के अंदर भी कि उसी पीएसडीपी को ना खर्च करके उसमें से पैसे बचा के जो जो कमी आती है वो फिर वफाक को वापस भेजते रहते हैं और कहते हैं ये आपने सरप्लस आपको वापस कर दिया। तो वो सरप्लस की रिक्वायरमेंट पीएसडीपी के से खत्म कर, लेकिन अपना काम नहीं कर पाते। पहले ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दूसरी नीयत नहीं होती, और तीसरा क्योंकि वो बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं जहां पे उनके हल्के हैं, वो लोगों को तंग नहीं करते कि हम तंग करेंगे तो हमारे वोट खत्म हो जाएंगे। तो सियासी उसके मुहर्रिकात भी हैं, सियासी मुहर्रिकात भी हैं, और निज़ाम में इतनी टैक्स चोरी है कि निज़ाम पर भरोसा मौजूद नहीं है कि इस टैक्स देने के बाद अवाम के लिए कोई फैसिलिटेशन भी है या नहीं। एक ब्रेक के बाद हसन निसार साहब और रज़ा रूमी की राय आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, ये जो आईएमएफ मुतालिबा कर रहा है वफाकी हुकूमतों से कि टैक्स को इजाफी हसूल किया जाए, क्या ये सादा सा आइडियल सा मामला है, काबिल अमल है, या ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबा कर दिया गया है सूबों से? देखें, अभी जैगम साहब ने कहा है कि हम फंस कर नहीं रह गए हैं, फंस के रह गए। तो भाई मेरे, हम फंस के नहीं रह गए, हमें बुरी तरह फंसा दिया गया है मखसूस ख़ानदानों ने, टॉप टू टो जो करप्शन कल्चर है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसा जहरीला ग्लेशियर होगा वैसा ही जहरीला पानी नीचे तक आएगा। तो इन्होंने तो अवाम का वैसे ही सत्यानाश करके अखलाकी तौर पे, माशी तौर पे, हर एतबार से। अच्छा, ये जो सवाल है आपका, वफाकी हों या सूबाई हुकूमतें कि चैलेंज पूरा कर सकती हैं, ये मुझे बताएं कि आज तक पहले कौन से चैलेंजेस हैं जिनसे ये इन्होंने निपटा है? सर, पानी सर से ऊपर हो गया ना, अभी भी कुछ करना है या नहीं करना? 25 करोड़ से ज्यादा का मुल्क है, नहीं करना, कहीं तो सिस्टम बनाना करना है, हमने तो मुतालबा ही करना होगा। तो मुझे यकीन है आप कर लोगे। इनकी नीयतों में खोट है, इन्नमल माल बिन्नियात। बुनियादी तौर पे देखो, अरबों की करप्शन इस मुल्क में, अब सुर्खी पढ़ता हूं मैं, तफसील में जाता ही नहीं। इतना रूटीन, जिस तरह सांस आता है ना, इसी तरह डेली मेरे पास सारे अखबार आते हैं, मैं सारे पढ़ता हूं। सवाए करप्शन के इस मुल्क में अगर किसी चीज पे जोबन है तो मुझे बताओ। अच्छा, और इसका जिंदा सबूत देखो, बात सुनो, मुल्क रकबे का नाम नहीं होते, मुल्क ना होता है लोगों का। सराय गोभी को क्यों नहीं आप कह देते? अमेज़न के जंगल को क्यों नहीं मुल्क कहते? क्या तकलीफ है? जहां लोग भूखे मर रहे हैं। अच्छा, और इसका जिंदा सबूत, नीम जिंदा या नीम मुर्दा या जिंदा दरगोर, आम आदमी से पूछ लो जो करोड़ों में है। हम बरीख पे रहते हैं। बॉटम लाइन सिर्फ एक है, वो मुल्क वैसा है जैसे उसके अवाम की अक्सरियत है। खत्म हो गया। माशरा करते हो, माशरा माश की जायज तकसीम का नाम होता है। प्रेशर कुकर, देखो बात सुनो, असल बात करो। प्रेशर कुकर बिल्कुल फटने के करीब है, उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है। खौफ ये है, नहीं खौफ नहीं, मुझे तो खुशी है कि प्रेशर कुकर फट के माशी बावर्चियों को ही बुरी तरह घायल ना कर। सही नौबत वहां आ गई है, ये चैलेंज निपटना फलाना, आईएमएफ।
इसीलिए IMF सवाल आपको है गोद में कि- उठा के लेके गया, बिल्कुल। किडनैप करके लेके गया, अगवा करके लेके गया, जाहिर बात, इन्हीं के करतूत हैं। खुद गए हैं मांगने के लिए। रज़ा रूमी साहब, IMF का मुतालबा माशी एतबार से जायज़ ही भले, मगर IMF सूबों से मुआवजे की तवक्को क्यों कर रहा है? जिस रियासत का वफाक ही नहीं कोई सिस्टम अक्रॉस कंट्री बना पाया हो, ना कलेक्ट कर पाया हो, उसके सूबे क्या करके देंगे? देखिए आयशा, यहाँ पे दो इश्यूज हैं। एक तो ये है कि ये सूबों के पास इख्तियार पहले से ही मौजूद है, और जब 18वीं तरमीम भी हुई थी तो उस वक्त यही कहा जाता था, यही एक उसका फ्रेमवर्क था कि अभी वफाक की जो है वो सूबों का जो हिस्सा है टैक्स शेयर में वो बढ़ाएगा, लेकिन सूबे साथ साथ अपनी रेवेन्यू रेजिंग भी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जिस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया वो एक इंसेंटिव नहीं मिलता सूबों को। वो कह रहे जब हमें पैसे मिल रहे हैं फेडरल पूल से तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम मजीद लोगों को अपने खिलाफ करें। और ये सियासी पार्टियां टैक्स, कोई भी सियासी पार्टी होती है, टैक्स लगाने से वो ज़रा गुरेज करते हैं क्योंकि उससे उनकी मकबूलियत पर असर पड़ता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, दो अहम सेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल अंडर टैक्स हैं। एक तो ज़रूरी सेक्टर जो है, वहां पर ज़रूरी जो लैंड होल्डिंग है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, बल्कि इनकम पे, और इनकम को बहुत कम दिखाया जाता है, इसलिए वो ना होने के बराबर है उसकी जो वसूली है, पंजाब में खुसूसन। तो एक तो ये सूबों को फिल फॉर जो ज़रूरी लैंड होल्डिंग है उसके मुताबिक टैक्स लगाना चाहिए, और दूसरा जो अर्बन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स होती हैं, आपको पता है कि इसमें कितनी हेरा फेरी होती है कि एक मार्केट वैल्यू होती है और एक डीसी का टेबल होता है। तो पहले तो उसमें बहुत ही फर्क होता था, फिर ये डीसी के टेबल्स को रिवाइज करते हैं, लेकिन अभी भी दो तरह के कागज बनते हैं। यानी कि हर किसी को पता है कि यहाँ पे एक 2 नंबर काम हो रहा है और सभी उसमें शामिल होते हैं। तो असल वैल्यू जो है वो अरबों की, करोड़ों की होती है प्रॉपर्टी की, लेकिन लिखवाया जाता है चंद 1 लाख। तो उससे जो वसूल होता है टैक्स वो बहुत कम होता है। दुनिया भर में अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सबसे बड़ी वसूली होती है शहरों में और सब नेशनल लेवल के ऊपर। तो IMF का कहना बिल्कुल ठीक है। अब आपका सवाल ये कि फेडरल लेवल के ऊपर ही काम नहीं कर रहा, तो ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए इससे पहले कि हम FBR को बहुत बुरा भला कहें, वो कुछ ना कुछ तो कलेक्ट कर रहा है ना, सैकड़ों अरबों की कलेक्शन हो रही है। और अभी मसला जो है वो सिर्फ ये है कि वहाँ के जो करप्शन है और जो लीकेजेस है उसको कैसे प्लग करना है। तो उसी के लिए एक तरीकाकार अपनाना होगा। उसके लिए वो वंस अगेन मैं यही कहूंगा कि उसके लिए आपको एक कंसेंसस बनाना होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके कि अगले 10 साल में कैसे हमने इसको बदलना है। कहा जाए कि एक नीयत बनानी होगी, तभी जाके टैक्स कलेक्ट करना और टैक्स चोरी को रोका जाना जरूरी है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।